तो वेलकम टू एग्जाम इंट्रो के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने टोटल 80 क्वेश्चन तक डिस्कस किया था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। आज उससे आगे जो है दूसरा सीरीज में आज पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और वन बाय वन करके आपको एक्सप्लेन करते जाएंगे। तो आप लोग अगर कहीं पे भी डाउट लगेगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि कृपया करके इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्त को भी शेयर कीजिए जो भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, जो भी इलेक्ट्रिकल फील्ड से है। तो डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। 81 क्वेश्चन है। ट्राइक आर यूजुअली ऑपरेटेड एट। ट्राइक मतलब होता है ट्राइड एसी स्विच। ट्राइड एसी स्विच का यूज़ कहाँ पे करते हैं हम लोग? जो घर में फ़ैन चलाते हैं, वोल्टेज रेगुलेटर, क्योंकि फ़ैन के स्पीड को कम और ज़्यादा करने के लिए ट्राइक का यूज़ करते हैं। और ट्राइक जो होता है 3 टर्मिनल बाय डायरेक्शनल स्विच की तरह काम करता है। कभी कभी एग्जाम में आएगा ट्राइक यूज्ड एज ए 3 टर्मिनल बाय डायरेक्शनल स्विच की तरह काम करता है। और इसको यूज़ कहाँ पे करते हैं? एज ए वोल्टेज रेगुलेटर। ठीक है, तो इस ट्राइक आर यूजुअली ऑपरेट। ट्राइक मतलब पावर फ्रीक्वेंसी पे यूज़ करते हैं। जो हम लोग घर में जो आता है सप्लाई, वो क्या होता है? पावर फ्रीक्वेंसी। पावर फ्रीक्वेंसी मतलब 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी को ही पावर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अर्थ वायर वन एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन इज प्रोवाइडेड टू प्रोटेक्ट द लाइन अगेंस्ट। देखो, जब भी अर्थ वायर किसके लिए प्रोवाइड करते हैं, इससे पहले भी क्वेश्चन आया था एक, तो लाइटनिंग अरेस्टर से बचने के लिए। ठीक है, लाइटनिंग सर्ज से बचने के लिए हम लोग अर्थ वायर का यूज़ करते हैं एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लाइटनिंग अरेस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। द मेजरमेंट रेंज ऑफ अमीटर कैन बी इंक्रीज बाय यूजिंग ए। देखो, अमीटर, जो भी अमीटर है उसका रेंज हम लोग कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? अमीटर का रेंज इंक्रीज करने के लिए आपको हमेशा अमीटर के केस में लो रेसिस्टेंस इन शंट में कनेक्ट करना पड़ेगा। शंट मतलब पैरेलल। तो यहाँ पे अमीटर का बात करेगा। ठीक है, अमीटर केस में क्या होगा? लो रेसिस्टेंस इन शंट। सपोज करो यहाँ पे रेसिस्टेंस, अमीटर की जगह वोल्ट मीटर होता, वोल्ट मीटर, तब क्या करते? वहाँ पे हाई रेसिस्टेंस कनेक्ट करते विथ सीरीज। हाई रेसिस्टेंस विथ सीरीज आप लिख सकते हो। यहाँ पे लो रेसिस्टेंस इन शंट किसके केस में? अमीटर केस में। और वोल्ट मीटर के केस में हाई रेसिस्टेंस विथ सीरीज। मैंने फॉर्मूला भी बताया था, इसके ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी सॉल्व करवाया था, जो इससे पहले जो वीडियो मैंने अपलोड किया था सीरीज एक। नेक्स्ट क्वेश्चन 84। 3 इक्वल रसिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस ए सोर्स ऑफ ईएमएफ डिसिपेट 10 वाट ऑफ पावर। तो यहाँ पे 3 रजिस्टर है, तीनों सीरीज में कनेक्टेड है, तो कितना पावर डिसिपेट कर रहा है? 10 ओम। तो 3 रजिस्टर होगा, तो मतलब अगर आर रेसिस्टेंस है, सेम रेसिस्टेंस होगा, तीनों इक्वल है ना, 3 इक्वल रेसिस्टर, तो टोटल रेसिस्टेंस क्या हो गया? RT 3R हो गया, सीरीज में है। अक्रॉस ए सोर्स ऑफ ईएमएफ मतलब वोल्टेज भी होगा। ठीक है, तो कितना पावर डिसिपेट कर रहा है? 10 वाट। तो P इक्वल टू क्या हो गया? V² हो जाएगा टोटल रेसिस्टेंस। P कितना है? 10 वाट इक्वल टू V² RT कितना है? 3R। ठीक है, तो V² इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 30R। ये कर सकते हैं। 10 वाट है, वाट मतलब 10 लो, तो V² इक्वल टू 30R। यहाँ तक आ गया। अब क्या बोल रहा है मुझे? वोल्टेज का V² का मान निकल गया। व्हाट वुड बी द पावर डिसिपेट इन द सेम रसिस्टर। सेम मतलब रेसिस्टेंस क्या है? R ही होगा सबका, लेकिन अगर पैरेलल में कनेक्टेड होगा। पहले 3 सीरीज में था, R तीनों अब पैरेलल में कनेक्ट कर दिए, R। ठीक है, ये R। तो पैरेलल में होता है तो क्या होगा? R/3 होगा पैरेलल रेसिस्टेंस, R/3 होगा। अगर इसका मुझे क्या निकलना है? टोटल पावर कितना डिसिपेट करेगा अगर पैरेलल में होगा। तो P इक्वल टू क्या होगा? वोल्टेज तो सेम ही रहेगा दोनों में, P इक्वल टू V²/R। तो यहाँ पे टोटल RT कितना हो गया? इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, तीनों अगर पैरेलल में, तो R/3, तो R/3। P इक्वल टू V² की जगह क्या 30R लिख सकता हूँ? 30R/R भागा 3 है, तो ऊपर क्या आ जाएगा? 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, R कैंसिल,
तो 90 कितना हो जाएगा, 90 वाट। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 90 वाट। इस क्वेश्चन का आंसर आप इस तरह से कर सकते हो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 85 इफ ए 3 फेज 400 वोल्ट 50 हर्ज 4 पोल इंडक्शन मोटर है, क्या है, इंडक्शन मोटर है 4 पोल का, रनिंग एट ए स्लिप दिया हुआ 5%, देन द रिलेटिव स्पीड ऑफ द रोटर फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू स्टार्टर फील्ड। देखो ये क्वेश्चन सिर्फ देखने में लंबा, अगर आपको कंसेप्ट पता है ना, जब भी रोटेटिंग फील्ड किसका, स्टार्टर और रोटर के बीच बोलेगा, तो जो रोटर का फील्ड होता है वही स्टार्टर का फील्ड होता है, दोनों सेम ही स्पीड पे रोटेट करता है। तो दोनों के बीच का रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, जब दोनों सेम ही स्पीड पे रोटेट करेगा, जीरो हो जाएगा। तो इसका सिंपल आंसर जीरो होगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही फील्ड के बारे में आएगा, स्टार्टर फील्ड रोटर फील्ड, क्वेश्चन को देखना ही नहीं है, वहाँ पे जीरो करना है, क्योंकि दोनों का स्पीड निकालेंगे, दोनों का स्पीड सेम ही होगा। जब दोनों का स्पीड सेम होगा तो दोनों को माइनस करेंगे, तो दोनों के बीच का रिलेटिव स्पीड क्या होगा, जीरो होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जीरो। 86 ए 3 फेज इंडक्शन मोटर इज रनिंग एट स्लिप एस, स्लिप कितना दिया, एस, इफ इट्स टू सप्लाई लीड्स आर इंटरचेंज, एस स्लिप के साथ रोटेट कर रहा है और दोनों के लीड को चेंज कर दिया। मतलब सपोज करो इंडक्शन मोटर को मैंने पहले प्लस और माइनस से चला रहे हैं, अब क्या कर दिया, माइनस और प्लस। जब भी यहाँ पे फेज रिवर्सल होता है तो उसका जो टोटल स्लिप होता है एट द टाइम ऑफ इंटरचेंज ऑफ द सप्लाई लीड्स, मतलब पोलरिटी को चेंज करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस एस हो जाएगा, 2 माइनस एस, फिक्स है ये, सही आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट है, इन ए 3 फेज वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर यूज फॉर स्पीड कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मोटर, वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर का यूज करें किसके लिए, इंडक्शन मोटर के स्पीड को इंडक्शन मोटर का स्पीड कंट्रोल करने के लिए। द एंटी पैरेलल डायोड आर यूज्ड अक्रॉस ईच स्विचिंग डिवाइस, द मेन पर्पस क्या होता है इसका, देखो एंटी पैरेलल डायोड का मेन पर्पस होता है कि मोटर को क्या करता है, अलाउ करता है रिटर्न एनर्जी ड्यूरिंग रीजनरेशन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अलाउ द मोटर टू रिटर्न एनर्जी ड्यूरिंग रीजनरेशन। स्क्यूइंग ऑफ रोटर बार, स्क्यूइंग मतलब होता है, मतलब जैसे कि सपोज करो ये रोटर है, ये ऐसे करके ऐसे ले लिए, फिर यहाँ से ऐसे, ठीक है, ये हो गया सिलेंड्रिकल टाइप का रोटर। अब यहाँ ये वाला ये जो है क्या होता है, एक स्क्यूइंग मतलब ये जो रहता है रोटर के बीच में जो गैप रहता है, इस गैप को और आगे और अंदर तक ले जाते हैं, उसको स्क्यूइंग बोलते हैं। मेन इसका पर्पस क्या रहता है, इसको ज़्यादा और अंदर तक ले जाते हैं ताकि इसमें जो है कॉपर वार और ज़्यादा डीपली प्लेस्ड हो। कॉपर वार ज़्यादा जाएगा तो इफेक्ट ऑफ जो स्पेस हार्मोनिक्स है वो क्या होगा, एलिमिनेट हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। तो स्क्यूइंग ऑफ रोटर बार एलिमिनेट क्या करता है, इफेक्ट्स ऑफ स्पेस हार्मोनिक्स, ठीक है, क्या करता है, एलिमिनेट कर देता है। देखो ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अब बहुत बार एग्जाम में आता है। सिंपल क्वेश्चन डायरेक्ट इसी टाइप से आता है, आउट ऑफ फॉलोइंग व्हिच वन इज करेक्ट इन केस ऑफ सर्किट ब्रेकर, मेकिंग कैपेसिटी इक्वल टू 2.55 फिक्स फार्मूला है इनटू ब्रेकिंग कैपेसिटी। क्योंकि आप इसको निकालने जाएंगे तो बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है, एग्जाम में तो निकालने का टाइम नहीं है, तो आपको फटाफट आंसर करना, तो ये दिमाग में घुसा लीजिए इसको, ठीक है। मेकिंग कैपेसिटी इक्वल टू 2.55 इंटू ब्रेकिंग कैपेसिटी। 90 द स्टेडी स्टेट फॉल्ट करेंट ड्यूरिंग ए 3 फेज टर्मिनल फॉल्ट ऑन जनरेटर इज लिमिटेड बाय, देखो जब भी स्टेडी स्टेट फॉल्ट होगा, ठीक है, स्टेडी स्टेट फॉल्ट ESS, तो हमेशा क्या होगा कि टर्मिनल फॉल्ट जब भी होगा जनरेटर पे, तो सिंक्रोनस रिएक्टेंस के मतलब डायरेक्टली लिमिट की कौन करेगा, सिंक्रोनस रिएक्टेंस ऑफ द जनरेटर, जो जनरेटर का सिंक्रोनस रिएक्टेंस होगा वो क्या करेगा, उसको लिमिट करेगा उस फॉल्ट को, स्टेडी स्टेट फॉल्ट को। 91 ए 3 फेज डेल्टा कनेक्टेड स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर व्हेन स्टार्टेड विथ DOL मतलब होता है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, हैज ए स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ 600 न्यूटन मीटर। अब उसको अगर इट्स स्टार्टिंग टॉर्क व्हेन स्टार डेल्टा स्टार्टर इज यूज्ड, देखो क्या क्या होता है, जब स्टार डेल्टा यूज करेंगे स्टार और डेल्टा के फॉर्म में, तो स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है 1/3 इंटू डायरेक्ट जो टॉर्क जो भी होगा DOL का, टॉर्क एट DOL, ठीक है, तो 1/3 इंटू ये फॉर्मूला है बाय 600, कितना हो जाएगा 200 न्यूटन मीटर, ठीक है। अगर इसका मान दे देता, सपोज करो इसका 600 देता, और टॉर्क एट डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर पूछता 600 इंटू 3 कितना होता 1800, लेकिन स्टार्टिंग टॉर्क व्हेन स्टार डेल्टा स्टार्टर यूज्ड, पहले DOL था तो टॉर्क इतना होता था,
अब स्टार डेल्टा में यूज़ करें तो कितना टॉर्क होता है, इस फार्मूला पे आप निकाल सकते हो 200 न्यूटन मीटर। मेकिंग करेंट ऑफ सर्किट ब्रेकर रेफर्स टू, मेकिंग करेंट जो होता है जहाँ यहाँ पे जो देते हैं मेकिंग करेंट या ब्रेकिंग करेंट, तो हमेशा क्या चीज़ में होता है, आरएमएस वैल्यू। द मेकिंग करेंट ऑफ सर्किट ब्रेकर रेफर टू आरएमएस वैल्यू ऑफ द शॉर्ट सर्किट करेंट एट द टाइम ऑफ मेजर पीक। पीक मतलब जो जिस टाइम शॉर्ट सर्किट अकर होगा उस टाइम पे कितना मैक्सिमम करंट होगा उसको बोलेंगे क्या, मेकिंग करंट। और जो करंट होगा किस फॉर्म में होगा, आरएमएस वैल्यू के फॉर्म में। 93 इन केस ऑफ हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन हाउ मेनी मिनिमम कंडक्टर आर रिक्वायर्ड। देखो डीसी ट्रांसमिशन के लिए सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मिनिमम कंडक्टर बोला था, मिनिमम कंडक्टर, मिनिमम एक कंडक्टर तो होना ही चाहिए। तो क्या होगा सही आंसर 1। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मोटर हैज स्क्वायरल केज वाइंडिंग ऑफ द स्टार्टर। देखो स्क्वायरल केज किस में होता है, विच मोटर है स्क्वायरल केज वाइंडिंग ऑफ स्टार्टर, जो हम लोग के घर में सीलिंग फैन यूज़ होता है उसमें स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर होता है। और स्क्वायरल केज मतलब वो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, ठीक है, तो सिंगल फेज सीलिंग फैन इंडक्शन मोटर बोलते हैं इसको। इन ऑर्डर टू स्विच ऑफ एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज सर्किट फॉर मेंटेनेंस। देखो जब भी मेंटेनेंस पर्पज से अगर शट डाउन लेना है तो किस तरह से हम एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज सर्किट को मेंटेनेंस करेंगे। शट डाउन लेने के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आइसोलेट करना पड़ेगा कंडक्टिंग पार्ट जो भी है उसको। तो आइसोलेट करने के लिए पहले हम ब्रेकर को ऑपरेट करते हैं। क्या करेंगे, पहले ओपन करेंगे ब्रेकर को, सर्किट ब्रेकर को ओपन करेंगे। सर्किट ब्रेकर को ओपन करने के बाद जो आइसोलेटर पहले क्लोज था उसको ओपन करेंगे, आइसोलेटर को फिर ओपन करेंगे। जब आइसोलेटर ओपन हो जाएगा तो जहाँ पे आइसोलेटर रहेगा वहीं पे अर्थ स्विच रहता है। उस अर्थ स्विच में, क्योंकि आइसोलेटर को एक बार ओपन करने के बाद उसमें कुछ चार्जेज रहता है, क्योंकि करंट फ्लो करते रहता है, तो करंट जब उस कंडक्टर के थ्रू फ्लो करता है, जैसे एकाएक उसको ओपन कर देंगे तो उसमें तो कुछ न कुछ चार्जेज होगा। तो उस चार्ज को बाईपास करना है किसके थ्रू, ग्राउंड के थ्रू, अर्थ स्विच में। तो अर्थ स्विच को ऑपरेट करते हैं, तो ऑपरेट अर्थ स्विच, तब अर्थ स्विच क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। अर्थ स्विच क्लोज करते हैं। अर्थ स्विच जैसे क्लोज हो गया तो जो भी स्टैटिक चार्ज उसमें अवेलेबल है तो सब क्या हो जाता है, ग्राउंड के थ्रू जीरो हो जाता है, ठीक है। तो सिस्टम जो है कभी अगर उस पर कोई काम करने के लिए मेंटेनेंस इंजीनियर चढ़ेगा भी या जो भी फिटर है तो उसको क्या होगा, झटका नहीं फील होगा, ठीक है, इलेक्ट्रिकल शॉक नहीं लगेगा। तो ये प्रोसेस है। क्या करेंगे, पहले सर्किट ब्रेकर को ओपन करेंगे, ब्रेकर को जैसे ओपन कर दिए उसके बाद आइसोलेटर को ओपन करेंगे। आइसोलेटर ओपन होने के बाद, आइसोलेटर ओपन हो गया, सपोज करो, देखो एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूँ तब समझ में आएगा। ये है सर्किट ब्रेकर, ठीक है, ये है आइसोलेटर, उसके बाद ये क्या है, अर्थ स्विच है, यहीं पे अर्थ स्विच ES, ठीक है। अब देखो यहाँ से आया 3 फेज, यहाँ से गया किस में, आइसोलेटर में, फिर ऐसे कर अर्थ स्विच, और अर्थ स्विच और आइसोलेटर एक ही में कनेक्टेड रहता है, ये एक ही रहता है, समझे। जब आप देखेंगे वहाँ यार्ड में जाके तो आपको समझ में आ जाएगा बहुत आसानी से। अब देखो क्या होता है, सर्किट ब्रेकर जो होता है ऑटोमेटिक ऑपरेटेड स्विच है, ऑटोमेटिक ऑपरेटेड स्विच। इसको कमांड देते हैं कि भाई अब हमको इस, अब जैसे कि मान के चलो यहाँ से जा रहा और यहाँ पे कोई बस है, सपोज करो बस से कनेक्टेड है तीनों, ठीक है, ऐसे करके इस बस से कनेक्टेड है। अब इस बस पे हमको काम करना है, ये लाइन है एक तरह से, इस पे काम करना है। तो अब इसको क्या करना पड़ेगा, आइसोलेट करना पड़ेगा। और इधर से पावर ऐसे करके, पावर इधर से फ्लो कर रहा है, पावर फ्लो किधर से कर रहा है, इधर से इधर कर रहा है यहाँ पे। तो ये क्या हो गया, सर्किट ब्रेकर में जाएगा, ब्रेकर से आइसोलेटर, आइसोलेटर से। तो क्या करेंगे हम, पहले क्या करेंगे, पहले करेंगे इस सर्किट ब्रेकर को ऑफ। जैसे सर्किट ब्रेकर ओपन हुआ तो आइसोलेटर को हम लोग एज ए सेफ्टी वाल्व यूज़ करते हैं। क्यों, देखो ये क्या होता है, ये क्या है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, क्योंकि यहाँ एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि सर्किट ब्रेकर ओपन हो गया तो आइसोलेटर अगर मैं ओपन ना भी करूँ तो दिक्कत नहीं है, लेकिन सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से आइसोलेटर दिया जाता है, ताकि ये तो ओपन हो गया, अब ये आइसोलेट हो गया सिस्टम, अब आइसोलेटर में कोई सप्लाई नहीं जा रहा, लेकिन आइसोलेटर को फिर भी ऑपरेट करते हैं। आइसोलेटर क्योंकि इसको हम लोग मैनुअली भी ऑपरेट कर सकते हैं। तो
आइसोलेटर मैनुअली ही ऑपरेट करते हैं। तो आइसोलेटर को मैनुअली ऑपरेट करके इसको ओपन कर दिए, एक बार ओपन कर दिए तो आप सर्किट ब्रेकर गलती से क्लोज भी हो जाएगा, तो क्योंकि ओपन है तो आगे क्या होगा, सप्लाई नहीं पहुंचेगा। तो जो भी काम यहाँ पे करेगा उसके पास क्या होगा, कोई भी तरह का जो थ्रेट है इलेक्ट्रिकल के कारण उसके पास नहीं पहुंचेगा, क्योंकि आइसोलेटर ओपन हो गया। अब देखो आइसोलेटर ओपन हो गया, ओपन होने के बाद इस आइसोलेटर में जो पहले से करंट फ्लो कर रहा था कुछ ना कुछ स्टैटिक चार्ज होगा ही ना। तो अगर ये आइसोलेटर पे किसी को काम करना है तो उसको क्या झटका फील होगा, शॉक लगेगा। तो यहाँ पे अर्थ स्विच रहता है, अर्थ स्विच क्या होता है, ग्राउंड से कनेक्ट रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे ग्राउंड से उसको क्या करना है, कनेक्ट कर देना। तो जो भी इसमें स्टैटिक चार्ज होगा थ्रू ग्राउंड डिस्चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ पे फुल्ली क्या हो जाएगा, यहाँ ये जो पूरा सिस्टम है न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो यहाँ पे आराम से मेंटेनेंस का काम कर सकता है। समझ गए, ये प्रोसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन 96, फॉर द सर्किट गिवन बेलो थेवेनिन्स वोल्टेज एंड रेसिस्टेंस एज सीन एट ए बी। देखो थेवेनिन्स वोल्टेज और रेसिस्टेंस निकालना है। अगर आपको थेवेनिन्स थ्योरम पता है तो थेवेनिन्स इस क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से कर सकते हो। देखो थेवेनिन्स पहले रेसिस्टेंस निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वोल्टेज जो रहेगा, जो भी वोल्टेज सोर्स है उसको हम लोग क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किट। क्यों करते हैं, वोल्टेज को शॉर्ट सर्किट करते हैं तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0। अगर यहाँ पे करंट सोर्स रहता तो इसको ओपन कर देते, जैसे 5 एम्पियर का करंट सोर्स रहता तो इसको ओपन कर देते, ओपन सर्किट कर देते, तो मतलब 0। तो इसको शॉर्ट हो जाता, वोल्टेज शॉर्ट हो गया। तो अब क्या बचा, 10 और 10 ये दोनों पैरेलल में आ जाएगा। तो 10 × 10 पैरेलल में मतलब 10 × 10/20, तो कितना हो जाएगा 5 ओम। और ये 5 ओम और ये पैरेलल वाली, ये दोनों पैरेलल वाली 5 + 5 कितना हो जाएगा 10। तो थेवेनिन्स रेसिस्टेंस कितना निकल गया, 10 ओम निकल गया। अब ऑप्शन में देखो 10 ओम दोनों में, यानी 1 और 2 में ही कोई ऑप्शन होगा, लेकिन मुझे थेवेनिन्स वोल्टेज भी निकालना है। थेवेनिन्स वोल्टेज निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये वोल्टेज दिया हुआ है 10 वोल्ट दिया हुआ। अब क्या कि मैंने पहले थेवेनिन्स रेजिस्टेंस निकाल लिया, ठीक है। अब इसके ऊपर ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे अलग से 4-5 अलग अलग टाइप का। तो जिसको भी नहीं पता है उनके लिए थोड़ा अभी दिक्कत होगा, लेकिन आगे जो है हम आपको बताएंगे तो आप फिर इस टाइप क्वेश्चन देखते ही आप आंसर कर सकते हो, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। अब देखो यहाँ पे समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या, अब यहाँ पे डायरेक्ट आंसर कर, थेवेनिन्स वोल्टेज इस टर्मिनल पे निकालेंगे ए बी पे, थेवेनिन्स वोल्टेज। अब देखो ये 10 वोल्ट का सोर्स है, थोड़ा चेंज कर दे, तो ये 10 वोल्ट का सोर्स है। अब इधर क्योंकि थेवेनिन्स वोल्टेज इधर ओपन है तो करंट इधर तो फ्लो करेगा ना, I = 0 करंट, तो करंट जो भी करेगा इधर फ्लो करेगा इसे। तो 10 वोल्ट का सोर्स है, 10 और 10 दोनों सीरीज में है, और इधर तो इस रेजिस्टेंस को लेंगे नहीं क्योंकि इधर करंट फ्लो नहीं कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, करंट I कितना हो जाएगा 10/10 + 10 20 ओम हो गया, तो कितना 0.5 एम्पियर। तो 0.5, तो इसके अक्रॉस में ड्रॉप कितना होगा, 10 × 0.5 5 वोल्ट, और इसके अक्रॉस में 5 वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया 5 वोल्ट यहाँ है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, क्योंकि इधर करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो सेम वोल्टेज तो इसी टर्मिनल पे होगा ना। तो क्या हो जाएगा आंसर 5 वोल्ट और 10 ओम्स। वाई आर शंट रिएक्टर कनेक्टेड एट रिसीविंग इन फॉर लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। शंट रिएक्टर हमेशा क्यों यूज करते हैं, कॉम्पनसेट कर देने के लिए, किसको, वोल्टेज राइज को, किसके कारण, ड्यू टू कैपेसिटिव चार्जिंग एट लाइट लोड कंडीशन। इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके लिए हम लोग शंट रिएक्टर का यूज़ करते हैं। कभी कभी शंट कैपेसिटर बोलता है, शंट कैपेसिटर हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, लोड साइड में। शंट कैपेसिटर आर यूज्ड इन लोड साइड टू इम्प्रूव द पावर फैक्टर ऑफ द लोड। क्या करने के लिए, पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे शंट रिएक्टर की बात किया है, तो शंट रिएक्टर कनेक्टेड एट रिसीविंग एंड ऑफ ए लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन सिस्टम टू कॉम्पनसेट वोल्टेज राइज कॉज्ड बाय कैपेसिटिव चार्जिंग एट लाइट लोड। ये सब सेलेक्टेड क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में आते रहता है, ठीक है। तो आप लोग इसको एक बार ज़रूर देखिए, स्किप मत कीजिए वीडियो, और आप लोग इधर उधर मत ध्यान दो। इस वीडियो जो मैं लेक्चर लेकर आ रहा हूँ आप उसको देखो, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे जितना हो सकता है न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व भी कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप लोग को फिर भी इसमें डाउट लगता है तो कुछ क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आप लोग को कमेंट बॉक्स में भी दे दूँगा। आप लोग बस अगर कोई भी चीज़ अच्छा नहीं लग रहा तो मुझे कमेंट बॉक्स में डायरेक्टली लिख सकते हो। बस आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते रहो और अपने दोस्त तक भी शेयर करते रहिए। नेक्स्ट 98, ए 10 ओम रजिस्टर इन कनेक्टेड इन पैरेलल विथ 15 ओम रजिस्टर। मतलब 10 ओम का रजिस्टर है, फिर 15 ओम का रजिस्टर, दोनों पैरेलल में, 10 और 15, ठीक है, 10 ओम और 15 ओम। एंड द कम्बिनेशन इन सीरीज विथ 12 ओम। ये दोनों कम्बिनेशन किस में है, सीरीज विथ
12। अब देखो ये दोनों पैरेलल में है, अब इसके सीरीज में, सीरीज मतलब क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा इन सीरीज विथ 12 ओम रेसिस्टर। तो इसका कैसे आंसर करोगे, तो 10 और 15 क्या है, 10 और 15 ओम क्या है पैरेलल में है, और 12 ओम क्या है सीरीज में है। तो सीरीज मतलब क्या होगा, यहाँ से कनेक्ट करेंगे, सीरीज तो यही होगा ना, कितना हो जाएगा 12 ओम। तो अब यहाँ से यहाँ मान के चलो ए टर्मिनल है ए और बी टर्मिनल, ए और बी के बीच जो रेजिस्टेंस होगा वही आंसर हो जाएगा। ये दोनों पैरेलल में है, तो 10 × 15/25 5 3 यानी 6 ओम हो जाएगा। यहाँ ये दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा 6 ओम, और नीचे क्या 12 ओम, तो दोनों के बीच दोनों आप सीरीज में हो जाएगा। 6 + 12 कितना होगा 18 ओम। मिटा देता हूँ थोड़ा, चलते हैं डायरेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए निकल कॉइल हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 13 ओम एट 50 डिग्री सेल्सियस। इफ द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस पे 0.006, द रेसिस्टेंट एट 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा। ठीक है, एक फार्मूला होता है RT = R0 × 1 + अल्फ़ा T2 - T0। ठीक है, T1 - T0 चाहे T2 - T1, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है T1 कर देते हैं। ठीक है, और T0 दिया हुआ, देखो RT मतलब रेसिस्टेंस कितना दिया हुआ 13 ओम, कितना टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस पे, तो RT = 13 ओम = R0 मुझे निकालना है कितना 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या रेसिस्टेंस होगा। तो R0 × 1 + अल्फ़ा का मान दिया हुआ है। ठीक है, टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फ़ा होता है, अल्फ़ा का मान कितना दिया हुआ है 0.006 है। और T1 - T2 टेम्परेचर कितना हो 50, T0 0 डिग्री, 50 में से 0 गया 50। 13 = R0 × अब देखो 1 + 0.06 × 50 करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.3। तो R0 = क्या हो जाएगा 13/1.3, तो कितना हो जाएगा 10 ओम रेसिस्टेंस। तो सही आंसर क्या हो जाएगा 10 ओम, निकल गया। सिंपल है, बस ये फार्मूला का आप याद रखो। RT = R0 × 1 + अल्फ़ा T1 - T0। T0 मतलब टेम्परेचर है 0 डिग्री, और T1 मतलब जो टेम्परेचर दिया हुआ है, यहाँ पे 50 है 50, 60 है 60, जो टेम्परेचर है वो आप कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। मिटा देता हूँ थोड़ा इसको, आप लोग इसको पॉज करके लिख सकते हो सॉल्यूशन को, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 का बात करूँ। द एनर्जी यूज्ड बाय 1.5 किलोवाट हीटर इन 5 मिनट। देखो एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, एनर्जी इक्वल टू क्या होता है पावर इनटू टाइम, यही होता है ना P × T। पावर दिया हुआ, पावर कितना 1.5 किलोवाट लिख लेते हैं, और टाइम क्या है 5 मिनट है, तो मिनट को मैंने घंटा में बदल दिया 5/60 कर दिया, तो 7.5/60। अब देखो किलोवाट आवर हो गया, किलोवाट आवर। ठीक है, अब देखो एक चीज़ आपको पता होगा कि 1 किलोवाट आवर = 36 × 10⁵ जूल होता है, क्योंकि एनर्जी क्या है जूल में पूछा है, ये आपको पता होना चाहिए। A1 kWh = 36 × 10⁵ जूल। यहाँ तक आ गया। अब देखो 1 किलोवाट आवर में यहाँ कितना है 7.5/60, तो कितना हो जाएगा, इतना से गुना कर देंगे, तो 7.5/60 × 36 × 10⁵ कर दो। जब इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक जीरो यहाँ है, ये जीरो कटेगा तो यहाँ कितना बचेगा 10⁴ बचेगा, और 6 से कटेगा 6 × 6 = 36, 6 × 5 = 30, 7 × 6 = 42, 45 × 10⁴, मतलब 4 को इस पर जीरो कर देंगे, इतना क्या हो जाएगा जूल। देखो कितना सिंपल है, तो 45 यानी 4,50,000 जूल आंसर आ गया। बस ये आपको पता होना चाहिए कि 1 किलोवाट आवर = 36 × 10⁵ जूल, या इसको 3.6 × 10⁶ जूल भी लिख सकते हो। इस तरह से आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। व्हाट इज़ द कॉल्ड द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द वोल्टेज सोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मतलब क्या होता है, जो वोल्टेज सोर्स होता है उसका इंटरनल कितना होता है, इंटरनल वोल्टेज एट नो लोड, जब उस पर कोई भी लोड अप्लाइड नहीं हो तो उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। द इंटरनल वोल्टेज व्हेन नो लोड इज अप्लाइड। 102 ए परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल अमीटर हैज ए कॉइल रेसिस्टेंस 99 ओम
फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट 0.1 मिली एम्पियर, शंट रेसिस्टेंस 1 ओम, करंट थ्रू द मीटर इज 0.5 FSD। तो मुझे निकालना क्या है, इसका शंट रेसिस्टेंस करंट थ्रू। तो इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, सिंपल है। देखो यहाँ पे देखो फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिया हुआ करंट 0.1 मिली एम्पियर, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट दिया हुआ 0.1 मिली एम्पियर में, लेकिन पूछ रहा है शंट रेसिस्टेंस इज 1 ओम, करंट थ्रू द मीटर एट 0.5। एट 0.5 पे क्या हो जाएगा फुल स्केल डिफ्लेक्शन पे, तो गुना कर देंगे 0.1 इंटू 0.5, तो 0.05, क्योंकि यहाँ मिली एम्पियर में तो क्या हो जाएगा मिली एम्पियर, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 0.05 मिली एम्पियर। नेक्स्ट है फॉर द पावर मेजरमेंट ऑफ 3 फेज सर्किट बाय 2 वाट मीटर मेथड, व्हाट विल बी द व्हेन द वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर इज लेस देन 0.5 लैगिंग। देखो एक कंडीशन होता है 0.5 लैगिंग कब होगा, जब क्या होगा उसमें से वाट मीटर का कनेक्शन को हम लोग रिवर्स कर देंगे, मतलब पोलैरिटी चेंज कर देंगे। रिवर्स का मतलब ये हो गया कि 0.5 लैगिंग तभी आएगा उसमें से किसी एक वाट मीटर निगेटिव में वाटेज शो कर रहा होगा, मतलब उसका रीडिंग निगेटिव में आएगा, ये याद रखो हमेशा। जब भी निगेटिव में रीडिंग आएगा एक वाट मीटर का, इसका मतलब उसका पावर फैक्टर जो है कितना है 0.5 लैगिंग से कम है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, वन ऑफ द वाट मीटर कनेक्शन विल हैव टू रिवर्स, उसको आप लोग रिवर्स कर सकते हो। फाइंड द नोड वोल्टेज, VA निकालना है। VA कैसे निकालोगे, सिंपल है। देखो VA ये निकालना है और ये ग्राउंड है, तो इसका मतलब ये जैसे यहाँ ग्राउंड है ना, इसका मतलब VB का पोटेंशियल क्या हो गया 0 वोल्ट, बस अब निकाल दो। VA माइनस कितना हो जाएगा 12 वोल्ट बाई कितना हो गया 49, ये दोनों इसका और इसके बीच का रेसिस्टेंस क्या 49, प्लस क्या हो जाएगा VA बाई 24 प्लस VA माइनस 6 बाई 80। यहाँ तक समझ गए, इक्वल टू क्या हो गया, इक्वल टू 0। जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ से वोल्टेज VA जो भी आएगा वो आंसर आपका आ जाएगा, जो कि 4.25 आएगा। ये देखो 1 इंटरनेशनल ओम इज फिक्स है, 1 इंटरनेशनल ओम जब भी आएगा तो हमेशा 1.00049 एब्सोल्यूट ओम होता है इसका वैल्यू। 106 इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, फील्ड लाइन एंड इक्विपोटेंशियल लाइन बोथ आर इन ऑर्थोगोनल होता है। ऑर्थोगोनल मतलब एक ही प्लेन में होता है, ठीक है, क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। एंड फील्ड लाइन्स एंड इक्विपोटेंशियल लाइन्स आर इन ऑर्थोगोनल। 107 ड्यूरिंग फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट, SCR जब फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट में काम करेगा तो SCR जो है क्या होगा, SCR जो है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर एक्ट एज ए लो करेंट एंड लार्ज वोल्टेज ड्यूरिंग फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट। फॉरवर्ड कंडक्शन स्टेट में क्या होगा, हाई करेंट एंड लो वोल्टेज, ठीक है। फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट में लो करेंट एंड लार्ज वोल्टेज, और फॉरवर्ड कंडक्शन स्टेट में हाई करेंट एंड लो वोल्टेज। टर्न ऑन टाइम ऑफ SCR कैन बी रिड्यूस बाय यूजिंग, टर्न ऑन टाइम कैसे रिड्यूस कर सकते हो, टर्न ऑन टाइम हमेशा SCR का रिड्यूस करने के लिए आपको नैरो बैंडविड्थ लेना पड़ेगा। नैरो बैंडविड्थ मतलब जो ये हो गया, जैसे इसका क्या बैंडविड्थ कम है, अब इसी का बैंडविड्थ हम क्या करेंगे बढ़ा देंगे, इतना बड़ा कर देंगे। तो ये जिसमें जितना बड़ा बैंडविड्थ होगा वो उतना टाइम लेगा, जिसका बैंडविड्थ कम होगा उतना कम टाइम लेगा। तो इसका क्या होगा, रेक्टेंगुलर पल्स ऑफ हाई एम्पलीट्यूड, मतलब पल्स का हाई एम्पलीट्यूड रहेगा, मतलब ये जो हाइट रहेगा पल्स का वो ज़्यादा रहेगा, एंड नैरो विड्थ मतलब एक कम रहेगा। तो इसका सही आंसर होगा रेक्टेंगुलर पल्स ऑफ हाई एम्पलीट्यूड एंड नैरो बैंडविड्थ। डिसरप्टिव क्रिटिकल वोल्टेज क्या होता है, डिसरप्टिव क्रिटिकल वोल्टेज जो कोरोना डिस्चार्ज हम लोग पढ़ते हैं, तो देखो डिसरप्टिव क्रिटिकल वोल्टेज होता है जैसे कोई भी इंसुलेटर होता है, उसके अंदर अगर जितना मॉइस्चर कंटेंट है तो उसका डिसरप्टिव क्रिटिकल वोल्टेज उतना ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा कि डिसरप्टिव क्रिटिकल वोल्टेज विल बी डिक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ मॉइस्चर कंटेंट इन द एयर, ठीक है। मॉइस्चर कंटेंट जितना एयर में रहेगा उतना क्या होगा, उसका डिसरप्टिव क्रिटिकल वोल्टेज ऑफ दैट इंसुलेटर विल बी डिक्रीजेज, ये सही आंसर हो जाएगा। व्हाट टाइप ऑफ इंसुलेटर विल बी यूज्ड इफ द डायरेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन का डायरेक्शन चेंज करने के लिए हमेशा सस्पेंशन इंसुलेटर का यूज करते हैं। किसके लिए, सस्पेंशन इंसुलेटर,
ठीक है। कभी कभी पिन टाइप इंसुलेटर का पूछता है वोल्टेज रेटिंग 33 kV तक, 33 kV मिनिमम यूज करती हैं पिन टाइप के लिए। व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट? एसेप्सिक गैस क्या होता है? टॉक्सिक होता है, रियली में टॉक्सिक होता है, बहुत जहरीला गैस होता है एसेप्सिक। 1 कूलम्ब ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंट्रीब्यूटेड बाय हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? तो 1 कूलम्ब ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंट्रीब्यूटेड बाय 0.625 इंटू 10⁻19 कूलम्ब्स। अब देखो डायनेमिक सिस्टम आ गया ये, ठीक है। डायनेमिक सिस्टम में इनपुट xt है, आउटपुट yt इज रिप्रेजेंटेड बाय yt इक्वल टू fxt। अब देखो 114 द 3 इक्वल रजिस्टर ईच इक्वल टू R1 आर कनेक्टेड एज शोन इन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A और B। 3 रेजिस्टेंस है R। अब देखो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको करना है ना, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ तो R दिया था, आप निकाल सकते हो, लेकिन यहाँ पे अगर डिफरेंट दे देगा तब कैसे करोगे? इस तरह तो याद कर लोगे कि R है तो ये R/3 हो जाएगा, ठीक है, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। लेकिन मैं बताता हूँ, देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप सर्किट से बना के देखो। इस ये पॉइंट यहाँ से यहाँ, मतलब वही सेम पॉइंट होगा ए। यहाँ मान लेता हूँ कि एक बी पॉइंट ऑलरेडी मान चुका है, तो मैं यहाँ मान लेता हूँ कि एक सी पॉइंट है, और यहाँ पे मान लेता हूँ डी पॉइंट है, और ए पॉइंट क्या हो जाएगा? बी के सेम ही वायर यहाँ ऐसे आ रहा है, तो ए बी पॉइंट क्या होगा? बी। समझ गए? तो ए बी सी डी 4 पॉइंट है। अब मुझे सर्किट में बनाना है, जैसे जैसे कनेक्शन है वैसे वैसे करेंगे। पहले हम ए से सी करेंगे, ए से सी। ये मान लेते हैं ए है, फिक्स कर लिए, ए सी है। ए और सी कौन कनेक्ट कर रहा है? ए और सी को आर कनेक्ट कर रहा है, रेसिस्टेंस आर है। फिर सी ए और डी के बीच मान लेते हैं, ए और डी के बीच क्या है? ऐसे करके देखो, ए और डी के बीच शॉर्ट है, तो ए और डी मान लेते हैं यहाँ पे है, तो ये क्या है? शॉर्ट लाइन है ना, ऐसे करके ये शॉर्ट है केवल, तो 0 रेसिस्टेंस है, तो इसको शॉर्ट कर लिए। आप बोल रहा है सी और डी के बीच क्या है? आर है, तो सी और डी के बीच आर रेसिस्टेंस कनेक्ट कर दिए। जैसे जैसे बोल रहा है वैसे कर दो, सी और डी के बीच में आर रेसिस्टेंस कनेक्ट कर दिए। अब बचा कौन सा? एक बचा बी और डी के बीच में भी आर रेसिस्टेंस है। तो सपोज करो मैंने बी यहाँ ले लिया, ठीक है, कहीं पे भी ले सकते हैं। बी और डी के बीच में कितना है? आर है, यहाँ हो गया। अब बी और सी क्या बोल रहा है? चाहे इसको देखो, सी यहाँ है, तो मैं क्या करता हूँ, इधर ना लेके उस तरह से आपको यहाँ बी ले लिया, तो ये आर रेसिस्टेंस हो गया। अब बोल रहा है बी और सी क्या है? ऐसे करके शॉर्ट है, तो बी और सी को मैंने शॉर्ट कर दिया, शॉर्ट हो गया, तो ये शॉर्ट हो गया। तो अब देखो निकालना क्या है, किसके बीच का रेसिस्टेंस निकालना है? ए और बी के बीच में। तो यहाँ से ऐसे करके इन दोनों के बीच में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऐसे निकालना है। समझ गए? तो यहाँ पे किस तरह का सर्किट आ गया? देखो ये आर हो गया, ऐसे करके यही सेम आया, एक ए ऐसे आया और एक ऐसे करके आर आया, तो तीनों पैरेलल में है, तो 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r आ गया, तो क्या हो जाएगा? 3/r एंटी इक्वल टू 1/r इक्विवेलेंट, यही होगा ना। तो r इक्विवेलेंट इक्वल टू r/3, तो ये सही आंसर क्या हो जाएगा? r/3। इस तरह से आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। मिटा देता हूँ थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टाइम कांस्टेंट ऑफ द सर्किट। टाइम कांस्टेंट क्या होता है? फॉर्मूला टाइम कांस्टेंट। देखो टाइम कांस्टेंट जो होता है, अगर आरसी सर्किट रहेगा तो टी इक्वल टू आरसी होगा। अगर इंडक्टर एलआर यानी आरएल सर्किट रहेगा तो क्या होगा? टाइम कांस्टेंट टी इक्वल टू L/R, ये फॉर्मूला होता है। तो अब यहाँ पे क्योंकि इस सर्किट में बहुत सारा रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस है, तो इसका टाइम कांस्टेंट निकालने के लिए टी इक्वल टू क्या लिखेंगे? आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ आर इंटू सी इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मुझे आर का निकालना है, तो सी को क्या करना पड़ेगा? इसको शॉर्ट करना पड़ेगा ना, शॉर्ट कर देंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट यहाँ पे क्या निकलेगा? ये ऐसे करके ऐसे पूरा आ गया, तो 2R हो जाएगा। नहीं, दोनों सीरीज में ही आ जाएगा ना इसके बीच का आर इक्विवेलेंट, तो आर प्लस आर क्या हो जाएगा? 2R हो जाएगा। आर इक्विवेलेंट निकल गया। अब मुझे क्या निकालना है? सी इक्विवेलेंट। तो सी इक्विवेलेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इस आर को शॉर्ट करेंगे, तो इसके अक्रॉस में सी इक्विवेलेंट यहाँ निकल सकता है। सी इक्विवेलेंट मतलब ये देखो, ये क्या है? ए सी और ए सी तीनों क्या है? सीरीज में है। तो सीरीज में है तो कैपेसिटर के केस में क्या होता है? इसको पैरेलल
पैरेलल की तरह यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा C/3, और ये क्योंकि C नहीं पैरेलल सीरीज में हो जाएगा, C तीनों सीरीज में तो क्या होगा पैरेलल होगा, तो C/3 प्लस ये वाला C क्या हो जाएगा तब पैरेलल में होगा। इसका जो रेसिस्टेंस निकलेगा ये तीनों का एक कैपेसिटेंस, तो इसके पैरेलल में ऐसे आ जाएगा, तो ये हो गया C/3 और ये C, तो C/3 प्लस C कितना हो जाएगा 4C/3 आ गया। अब देखो रेसिस्टेंस निकलेगा कैपेसिटेंस, तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 2R और C इक्विवेलेंट क्या हो गया 4C/3, तो 4 दूनी 8 RC/3, यही आंसर हो गया, अतः 8 RC/3 इस तरह से आप निकाल सकते हैं। 116 इफ द करेंट इन द आर्मेचर ऑफ DC सीरीज मोटर इज रिड्यूस बाय 5%, द टॉर्क ऑफ द मोटर। देखो सीरीज मोटर की बात किया तो टॉर्क जो होता है सीरीज मोटर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट के स्क्वायर होता है, ठीक है, IA स्क्वायर होता है। ये अगर 5% होगा तो 5% मतलब 5 का 0.05 का स्क्वायर हो गया ना, 25 तो 25% से प्रीवियस वैल्यू से क्या होगा टॉर्क क्या होगा डिक्रीज करेगा, तो सही आंसर क्या हो जाएगा 25%। इफ़ द एक्साइटेशन ऑफ अल्टरनेटर ऑपरेटिंग इन पैरेलल विद अदर अल्टरनेटर डिक्रीज, ये क्वेश्चन ऊपर भी आया था, अगर अल्टरनेटर का जो 2 अल्टरनेटर पैरेलल में ऑपरेट कर रहा है क्वेश्चन जो है, ठीक है, अगर उसमें से एक्साइटेशन अल्टरनेटर का डिक्रीज करते हैं तो क्या होगा पावर फैक्टर क्या हो जाएगा उस मशीन का बिकम मोर लीडिंग इन नेचर, सही आंसर क्या हो जाएगा 1। आउटपुट सिग्नल ऑफ कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर इज, देखो कॉमन कलेक्टर है, कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर को यूज एज हमेशा इम्पीडेंस मैचिंग के लिए यूज़ करते हैं, और हमेशा क्या होता है इसका जो आउटपुट सिग्नल होता है हमेशा इन फेज विथ इनपुट सिग्नल होता है, इसलिए हम लोग इसका यूज इम्पीडेंस मैचिंग के लिए करते हैं। ए करेंट इज सेड टू बी अल्टरनेटिंग व्हेन इट्स चेंज इन, अल्टरनेटिंग कब कहेंगे जब बोथ और डायरेक्शन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों चेंज होगा, तभी तो उसको क्या बोलेंगे अल्टरनेटिंग करंट बोलेंगे या AC बोलेंगे, ठीक है, तो बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। देखो हाइस्टेरेसिस लॉसेस इन ट्रांसफार्मर डिपेंड्स ऑन, हाइस्टेरेसिस लॉस किस पे डिपेंड करता है, हाइस्टेरेसिस लॉस डिपेंड करता है आपका किस पे फ्रीक्वेंसी पे। देखो क्या होता है BH हाइस्टेरेसिस लॉस BH इक्वल टू BM⁻1.6 इंटू F इंटू V इंटू T, ठीक है, ये होता है। V जो होता है वोल्टेज नहीं होता वॉल्यूम होता है, और T होता है थिकनेस ऑफ द कोर, थिकनेस THI थिकनेस ऑफ द कोर। अब यहाँ पे देखो किस पे डिपेंड कर रहा है PH डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी पे, तो क्या हो जाएगा आंसर इसका फ्रीक्वेंसी। समझ गए यहाँ तक कोई डाउट? अगर आप लोग को डाउट है किसी भी क्वेश्चन पे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं एक बहुत फास्ट क्वेश्चन खींचा हूँ, अगर आप लोग को लग रहा है कि इससे भी स्लो जाऊँ तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बस आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग बस ऐसे मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्त को भी शेयर कीजिए। 1 बाय 1 करके मैं बहुत सारा क्वेश्चन लाऊंगा, और आप जब एग्ज़ाम देने जाएंगे किसी भी लेवल का एग्ज़ाम हो, JEE हो AE हो, सब जो भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ सब इम्पोर्टेंट होने वाला है। बस आप लोग स्किप मत कीजिए, सारे क्वेश्चन को आप 1 बाय 1 करके देखिए, रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से लिए भी आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।